नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। 3 नवंबर को श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाकर श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। हालांकि धामी के केदारनाथ दर्शन को अगले कुछ दिनों में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के केदारनाथ दौरे को केदारनाथ उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं केदारनाथ दर्शन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा कि सनातन संस्कृति की महानता के प्रतीक ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्री केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर बाबा केदार से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और मंगल के लिए प्रार्थना की है। इस दौरान देश भर से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं, स्थानीय दुकानदारों और सम्मानित पुरोहितों और पुरोहित गणों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। इस वर्ष आई आपदा के बाद भी प्रशासन द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं के फलस्वरूप केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, पूजा अर्चना भी की। हालांकि 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ पहुंचना क्या कुछ मायने? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों में सभी सियासी दल यहाँ पर जुटे हुए हैं। पर उनके प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में होते हैं, उनके तब से नामांकन यहाँ पर हो चुका है। 20 नवंबर को मतदान यहाँ पर होना उपचुनाव के लिए। ऐसे में समय कम बचा हुआ है, इसलिए सियासी दल इस कम समय में भी पूरा उपयोग यहाँ पर करना चाहते हैं और चुनाव प्रचार की जो रणनीति है, उस रणनीति को और बेहतर तरीके से जनता के बीच पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जनता लामबंद हो सके। केदारनाथ धाम का सीधे तौर पर कह सकते हैं, केदारनाथ धाम का संदेश पूरे देश में जाता है, पूरे राज्य में जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ठीक दिवाली के बाद जब आज केदारनाथ धाम पहुंचे तो उनकी तरफ से पूजा अर्चना की गई है। सनातनियों के नाम पर एक बार फिर केदार घाटी में सभी हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान उनकी तरफ से किया गया। यानी मुख्यमंत्री का यह दौरा बीजेपी के लिए एक तीर से 2 निशाने साधने का काम यहाँ पर किया गया। पहला, पूजा अर्चना कर जो चारधाम यात्रा आज समाप्ति की ओर है, उसका सफल आयोजन के लिए जनता का आभार प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री का प्रयास यहाँ पर रहा। दूसरा, केदारनाथ के बहाने एक बार फिर बीजेपी की जो रीति नीतियां, जो डबल इंजन की सरकार के कुछ फायदे हैं, उसको बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। तो ये कह सकते हैं कि धामी सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और इस समय कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम का जो चुनाव और केदारनाथ विधानसभा का जो चुनाव है, हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ के इस उपचुनाव में डबल इंजन की सरकार की बात हो, विकास का मुद्दा हो या फिर पीएम मोदी या सीएम धामी का केदारनाथ से लगाव या जुड़ाव हो, इन मुद्दों पर लड़ रही है। वहीं कांग्रेस के स्थानीय मुद्दे हैं ज्यादा, जिसमें चाहे केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा या जो प्रतीकात्मक मंदिर बनाने की बात सामने आई थी, या जिस तरह से पांडा पुरोहितों का मुद्दा हो, पुनर्निर्माण का कार्य हो, कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी या धामी सरकार पर हमलावर है। अब ऐसे में एक तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव से पहले केदारनाथ पहुंचना, वहां जो दुकानदार हैं, जो स्थायी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे मुलाकात करना, पुरोहितों से बातचीत करना, क्या माने, क्या एक तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि केदारनाथ के जो विषय है, जो इस समय कह सकते हैं कि विपक्षी दलों की तरफ से जो तरीके से उठाने का काम उनको यहाँ पर किया जा रहा है, उस पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री प्रहार करना चाहते हैं। उन सभी विषयों को शांत करना चाहते हैं ताकि केदारनाथ की जनता बीजेपी के साथ और सरकार के साथ खड़ी हो सके। इस चुनाव में बीजेपी की जीत इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ पर होती है क्योंकि बीजेपी इससे पहले 2 उपचुनाव यहाँ पर हार चुकी है। इसलिए हर उस विषय पर सरकार की तरफ से गंभीरता से काम करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बीजेपी की जो रणनीति है वो भी यही है कि जो आने वाले जो समय है उस समय में सीधे तौर
पर जो विपक्ष के प्रमुख हथियार हैं, जो मुद्दे हैं, उनको समाप्त यहाँ पर किया जा सके। इसीलिए तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के लोगों से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत करी, उनको आश्वस्त करने का काम यहाँ पर किया गया कि जो केदारनाथ से जुड़े हुए जो विषय है, केदारनाथ से जुड़ी जो विकास की योजना है, उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और आने वाले दिनों में वो धरातल पर भी उतरेंगी। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जो पिछले दिनों 300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की जो घोषणा अगस्त मुनि में की थी, उन योजनाओं पर भी शासन स्तर पर किस प्रकार से तीव्र गति से काम किया जा रहा है, उसको बताने का काम मुख्यमंत्री बिल्कुल। जिस तरह से अब है, बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यही बखान किया जा रहा है कि इतनी योजनाओं का हमने यहाँ शुभारंभ किया है, शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, लेकिन कांग्रेस भी इसी को मुद्दा बना रही है और कह रही है कि सिर्फ महज चुनावी शगुफा है। तो किस तरह से इसे देखें? जी बिल्कुल, इसे इस रूप से समझा जा सकता है कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी हर उस चीज को यहाँ पर प्रमुख हथियार बनाना चाहते हैं जो सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम से जुड़े हुए जो विषय हैं, चाहे वो पुनर्निर्माण के काम हो, आपदा में आर्थिक मुआवजे की बात हो, या फिर जिस प्रकार से अभी तक के जो चारधाम यात्रा को लेकर जो मिस मैनेजमेंट देखने को मिला, उनको विपक्षी दल सीधे तौर पर जनता के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये अभी तक के प्रयास सरकार की तरफ से लगातार जारी रहे और अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में, यानी जो कह सकते हैं कि 3 सप्ताह का समय और बचा है, बिल्कुल, यानी काफी बेहद कम समय रह गया है अब है, और उसके बाद 20 नवंबर को केदारनाथ में वोटिंग है। हालांकि उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा जो है, किस तरह से वहां की जनता को जो है बीजेपी के पक्ष में करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। अब है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के पावन मौके पर मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किए और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का ये पावन पर्व हम सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा और उल्लास लेकर आए। हमारी प्रगति के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त हो। वहीं उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्र खेलों को लेकर अब सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। खेल विभाग की तरफ से अब इन खेलों को लेकर दूसरे विभागों की भी मदद ली जा रही है। उत्तराखंड राज्य को लंबे समय के बाद राष्ट्र खेलों की मेजबानी मिली है। उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से 38वें राष्ट्र खेल शुरू होंगे जो फरवरी तक चलेंगे। राष्ट्र खेलों के लिए उत्तराखंड में खेल विभाग की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहे हैं, जिससे समय रहते खेलों की तैयारी पूरी हो सके। आपको बता दें कि अब सिर्फ 90 दिन के करीब का समय बचा हुआ है, जिसमें तैयारियां भी पूरी करनी है और व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद करना है, जिससे उत्तराखंड का नाम मेजबानी के लिए देश भर में जाना जा सके। आपको बता दें कि राष्ट्र खेल देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी और पिथौरागढ़ में आयोजित होंगे, जिसमें 20 गेम देहरादून में और 20 गेम अन्य जगहों पर कराए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में राष्ट्र खेलों के लिए कोई अलग से खेल गांव या विलेज नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो व्यवस्थाएं के खेल विभाग की तरफ से की गई है, उन्हीं के अनुरूप खेल संचालित होंगे। बिल्कुल, अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं, हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं। और आज हम लोगों ने, चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में, जब कोई ऐसा आता है तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो भी बातें होती है वो की और हमारे लोगों ने उनसे प्रश्नोत्तरी भी करी। तो ये आज का एक मुख्य हमारा था। और ऐसे हमारे आने वाले समय में बहुत सारे और कार्यक्रम होंगे, लगभग हर 10 दिन में आप देखोगे एक टीजर के रूप में हम कार्यक्रम करेंगे। 28 तक हमारे पास लगभग हम 9 ऐसे बड़े कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कि आने वाले समय हम, आपने देखा हो यूथ फेस्टिवल हमारा जो। वहीं 38वें राष्ट्र खेलों को लेकर उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है, जिसमें खेल विभाग में अब राज्य के सभी स्कूलों के खेल प्रशिक्षकों और होनहार प्रतिभावान खिलाड़ियों से आह्वान किया है कि अगर वो राष्ट्र खेलों में वॉलंटियर के रूप में प्रतिभा करना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिससे वो खेल के बारे में भी और बेहतर जान सकते हैं।
तो हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी से प्रवक्ता हनी पाठक जी जुड़ गई है, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अभिनव थापड़ जी जुड़ गए हैं और केदारनाथ उपचुनाव पर सियासत जो है गर्मा गई है। सीधा रुख कर लेते हैं हनी पाठक जी का। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। सबसे पहले पाठक जी, अगर बात करें जिस तरह से उत्तराखंड मेजबानी अब की बार करने वाला है 38वें राष्ट्रीय खेलों की, ऐसे में पहला मौका होगा जब उत्तराखंड नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा, किस तरह से तैयारियां, क्योंकि चुनौतियां कई सारी है, कैसे पार पाया जाएगा? देखिए, इसकी तैयारी काफी समय से चल रही है और हमारा उत्तराखंड के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि हमारा उत्तराखंड उसकी मेजबानी कर रहा है। और उत्तराखंड में जिस हिसाब से प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं खेलों को लेकर निकल कर आएगी और जो लोग बच्चों में जागरूकता रहेगी खेलों को लेकर, वो भी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। और ये हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है जो कि उत्तराखंड कर रहा है। तो ये सब चीजों को देखते हुए, हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं को सपोर्ट करने की बात कर रही है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा कदम रहा और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छे भविष्य के कदम हुआ। और एक तरफ देखें तो विपक्ष का अगर मैं बात करती हूँ, तो विपक्ष ने एक बार एक खली का कार्यक्रम कराया था, खली का कार्यक्रम कराया गया था। उस खली के कार्यक्रम में भी जिस प्रकार से भगदड़ मची, जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिस प्रकार उसमें गबन पैसे का देखने को मिला, वो ये दर्शाता है कि ढोल पीटने में और धरातल पर कार्य करने में जमीन आसमान का अंतर है। जवाब तो इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए इन चीजों को। अभिनव थापड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता है। थापड़ जी, जिस तरह से अगर बात करें, उत्तराखंड अब की बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला है, पहला मौका होगा उत्तराखंड के लिए, क्या लगता है आपको, ऐतिहासिक होने वाला है? हम ऐतिहासिक मौका कैसे खराब किया जाता है वो भाजपा से सीखा जाए। अभी हमारी प्रवक्ता हनी पाठक जी बोल रही थी, मैं उन्हें सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, पर जो आपका डिबेट है, जो विषय है कि ये अभी खेल गांव या ये राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मैं हनी पाठक जी को बता दूं और आपके सारे दर्शकों को बता दूं जी कि अब 90 दिन से कम, लगभग 3 महीना खेल के लिए बचा है राष्ट्रीय खेल के लिए। अभी तक हमारे पास खेल गांव तैयार नहीं। एक बात। दूसरी बात, मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि खेल गांव में हम हल्द्वानी में भी कराएंगे, हम देहरादून में भी कराएंगे, हम हरिद्वार में भी कराएंगे, 3-4 जगहों का नाम हुआ। पूरे भारत में जब भी राष्ट्रीय खेल होता है तो उस नेशनल गेम्स का नाम होता है। नेशनल गेम्स गोवा, नेशनल गेम्स दिल्ली, नेशनल गेम्स भुवनेश्वर, नेशनल गेम्स कटक, बॉम्बे, है ना, शहर में होता है। पूरे देश दुनिया में जब ओलंपिक होता है तो टोक्यो, है ना, तो ऐसे बीजिंग ओलंपिक, इंडिया में हम अगर वो मांग रहे हैं अभी ओलंपिक के लिए हम मेजबानी मांग रहे हैं तो अहमदाबाद, सिटी वाइज होता है। उस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमनवेल्थ हुआ तो दिल्ली कॉमनवेल्थ, एशियाड हुआ तो दिल्ली एशियाड, सुना होगा आपने ये सब, कॉमनवेल्थ हो कहीं भी हो। ये अलग से धामी जी का एक ये खेल बनने वाला है कि जब ओलंपिक खेल तक टोक्यो में या एक किसी शहर में होते हैं, कॉमनवेल्थ तक एक किसी शहर में होते हैं, इनसे एक राष्ट्रमंडल खेल एक शहर में कराया नहीं जा रहा है। चाहे आप देहरादून चुने, हल्द्वानी चुने, हरिद्वार चुने, रुद्रपुर चुने, श्रीनगर चुने, टिहरी चुने, उत्तरकाशी चुने, चंपावत चुने तो करें तो काम। और भ्रष्टाचार, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, नहीं अभी गेम तो होने दीजिए ना अभिनव जी। जी हनी पाठक, भ्रष्टाचार की बात, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात। भाई अभिनव जी को पहले तो शुभ दीपावली, और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, धन्यवाद। ये तो कह रहे कि हनी पाठक जी ने खेल महोत्सव को लेकर कुछ भी नहीं बोला। मैंने शुरुआत में, रिया जी, फिर क्या बोला, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने शुरुआत में क्या बोला। साथ में पाठक जी वो सवाल ये भी उठा रहे हैं ना कि जो खेल गांव बनना चाहिए, जो विलेज बनना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर नेशनल गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो एक विलेज बनाया जाता है जिसमें सारे जो खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभागी हैं, वो वहां पर रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड में उसको लेकर क्या कुछ तो शुरुआती तो कर रही थी, मैं उस मुद्दे पर आ रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि जो ये बात कर रहे हैं कि खेल गांव की और चीजों की, तो लगातार हमारी मंत्री रेखा आर्या जी उसका दौरा कर ही जा रही हैं
और जब रेखा आर्या जी क्या दौरा करेंगी, उनके पति के ऊपर तमाम तरीके के मामले हैं, उसकी तैयारी एक आदमी है, क्यों अपनी उसके ऊपर बरेली में मुकदमा, उसके वो रेखा आर्या जी उसकी सब सहेली है, 15 मिनट के लिए होता है। रेखा आर्या जी को बाकायदा प्रेस करनी पड़ेगी। एक महिला ने अपनी बात पूरी, आपने जो सवाल पूछा था हनी पाठक जी उसका जवाब दे रही हूँ, जवाब दे रही वो अपने पति को बता रही है मेरा पति है, उसका पति नहीं है, तो अपने परिवार में करा पाएंगी। जो आपको सवाल पूछना है अभिनव जी, जो आपको सवाल पूछा उस पर जवाब दे रही है हनी पाठक जी, उनको बात पूरी करनी है। रेखा आर्या को इस्तीफा दे कांग्रेस पता क्या है, इनकी आउट गोइंग स्टार्ट रहती है, इनकमिंग ये अपनी बंद करके रखते हैं। हाँ, तो मैं इनको जवाब दे रही हूँ। अभिनव भाई जरा जवाब ले लो। मैं ये कह रही हूँ कि लगातार उसकी निगरानी करी जा रही है, और जब हमने उत्तराखंड महोत्सव की मेजबानी ले ली है तो पूरी तरीके से उसकी तैयारी धरातल पर दिखाई देगी। खली के प्रोग्राम के तरीके से नहीं हम लोग बेइज्जती कराएंगे उत्तराखंड की। और इस चीजों जहां तक रही कि कौन सा विभाग क्या काम कर रहा है, तो विभाग तो काम हमारे ही सरकार के दौरान कर रहा है। आपके सरकार के दौरान तो ये होता था कि आपके मुखिया ही कहते थे विभागों से खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा जवाब दे देते ना पुष्कर सिंह धामी से बड़ा चोर इस उत्तराखंड ने आज तक देखा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी से बड़ा भ्रष्टाचारी, नौकरी, विधानसभा भर्ती घोटाला। तू बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके खुद 72 छेद। हरीश रावत जी खुद अपने मुंह से कहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए जिसको जिस विभाग से बंद कर लूंगा। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड को नोच खाने वाला घोटाला 2000 करोड़ रुपए की खनन के और भ्रष्टाचार के लिए वहाँ पे चल रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत होने नहीं देंगे। अभिनव जी टॉपिक घुमाने में काफी ज्यादा माहिर लग रहे हैं। मैडम ने बोला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आरोप। चलिए ठीक है अभिनव जी, मैं आपको मौका दूंगी एक बार जल्दी से। हनी पाठक जी क्या कुछ तैयारियां, किस तरह से ऐतिहासिक बनाने कई चीजें नई भी होने वाली है। नेशनल गेम्स में पहली बार विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया है, तो किस तरह से कैसे ऐतिहासिक बनाया जाएगा ताकि उत्तराखंड में पर्यटन को भी मजबूती दी जा सके और साथ ही खिलाड़ियों को, जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के, वो भी निखर के आगे आ सके। देखिए, पर्यटन को मजबूत बनाने की दृष्टि से जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगे हुए हैं और कुमाऊं के लिए मानस खंड माला मिशन को जो डेवलप कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि पर्यटन की दृष्टि से हमारी सरकार कितनी गंभीर है। और जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं उत्तराखंड खेल महोत्सव की, तो इन्वेस्टर समिट सबने देखा था कि कितना भव्य और दिव्य रूप देखने को मिला था कि लोगों का इन्वेस्टमेंट यहाँ उत्तराखंड में हो, जिससे उस तरीके का कार्य करने में हमारी सरकार लगातार कार्यरत रही है। मैं आपके पर्यटन पे जवाब देता हूँ। शांत हो जाऊं, एक बात बताइए, ये एक मिनट में मुझे मेरे जवाब को देने के लिए शांति से आपने तो बोला कि पर्यटन पे बहुत भारी काम कर रहे हैं, मानस खंड बना दिया, सवाल पूछने के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो मानस खंड कैसे बना है, ये इंटरप्ट कर रहे थे, तो ये कैसे उम्मीद करते हैं कि इनको जवाब देने से मैं नहीं पाऊंगी। मैं तो व्यक्ति को ठीक है अभिनव जी, ठीक है हनी पाठक जी, हालांकि थोड़ा सा समय और रह गया है, 90 दिन के करीब समय रह गया, उसके बाद नेशनल गेम्स होंगे। हालांकि किस तरह से भव्य उनका आयोजन किया जाता है वो देखना काफी खास होगा। हनी पाठक जी, अभिनव थापड़ जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। तो प्रदेश की मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने को लेकर जहां राज्य की धामी सरकार ने अध्यादेश को 3 साल और आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार के इस कदम को लेकर सरकार पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनकी सरकार में मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर कानून बनाया जा चुका है, जिस पर कुछ लोगों को मालिकाना हक भी दिया जा चुका है, लेकिन अब बीजेपी सरकार उस पर राजनीति करना चाहती है, इसलिए उसे कानून को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले को
लेकर कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि जब काम हरीश रावत की सरकार में हो चुका है तो आखिर आज कांग्रेस के नेता खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं इस विषय को उठाने का काम करते हैं? ये जिस समय चुनाव आएंगे उस समय लोगों को हम दे रहे हैं, हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, वो डरे हुए लोगों को ये भाई दोहन कर रहे हैं। ये जो है मलिन बस्तियों के लोगों का, गरीबों के भाई का दोहन कर रहे हैं, जबकि उनका तो अधिकार है, विधानसभा उनको अधिकार दे चुकी है, कानून बन चुका है, उस कानून से उनको वंचित कोई कर ही नहीं सकता है। बल्कि मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने ये कानून पास किया, कांग्रेस के लोग बलपूर्वक इस बात को तथ्यपूर्वक क्यों नहीं? वहीं उत्तराखंड में आने वाला समय चुनावों का है, जिससे पहले केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से इस चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का असर निकाय चुनाव पर नहीं होगा। साथ ही विधायक खजान दास ने कहा कि उपचुनाव में मेहनत की आवश्यकता होती है और पार्टी का हर कार्यकर्ता इस समय केदारनाथ चुनाव में काम कर रहा है। निकाय चुनाव एक अलग है, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव भी होने, और ये चुनाव अलग है। उपचुनाव में थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता होती है और वो मेहनत हम। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भू कानून को लेकर किए गए वादों को भी दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादा किया है वो आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा। तो वो ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि निकट भविष्य में कभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दिनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लेकर मांग कर रहे हैं। जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा, कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी अभी से ही विपक्षी दलों पर जुबानी हमले तेज कर चुकी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के संयोजक आदित्य कोठारी की माने तो जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस जीत के दावे कर रहा था और चुनाव समाप्त होते होते उन सभी दावों की हवा निकल गई, उसी प्रकार से केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस भले ही जीत की बात कर रही हो, लेकिन जनता सरकार के साथ है और सरकार के विकास के कार्यों पर मुहर लगाना चाहती है। खबर टिहरी से है, जहां नरेंद्र नगर में एक स्कॉर्पियो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर से 2 किलोमीटर आगे रानी पोखरी बाईपास रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोग सवार थे। एक व्यक्ति कड़ी मशक्कत के बाद खुद निकल गया, वहीं एक अन्य व्यक्ति वाहन के अंदर फंसा हुआ था, जिसके बाद सूचना मिलते ही पोस्ट ढालवाला की एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम समय पर वहां पहुंची और उपकरणों की मदद से अंदर फंसे व्यक्ति को भी बाहर निकाला। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का हमारे साथ